हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। डेली न्यूज़पेपर लीगल आर्टिकल के एनालिसिस की इस सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज के थ्रू हम क्लैट, आईलेट, सीयूईटी, पीजी, एमएच सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कवर करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लीगल न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। दिस इज वीडियो 5 ऑफ आवर सीरीज, जिसमें आज हम एक इंपॉर्टेंट लीगल आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, विच इज ऑन सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कंपनसेशन टू दलित कपल under SC/ST Act for destruction of intellectual property। So उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ था और उसके लिए उन्होंने कंपनसेशन क्लेम किया था एज पर SC/ST एक्ट। उसके रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल आया था और आज के न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू में भी ये बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। हाय, आई एम शिवम पांडे। जो ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज आवर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि इस पे हम इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स और एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी डालते रहते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल का टाइटल आप देख सकते हैं, जिसमें कह रखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स कंपनसेशन टू दलित कपल अंडर SC/ST एक्ट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक दलित कपल था, उसने SC/ST एक्ट के अंडर अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डिस्ट्रक्शन पर कंपनसेशन मांगा था। अब ये पूरा केस क्या था उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बॉम्बे हाई कोर्ट से एक अपील आई थी और ये अपील थी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये डिमांड की गई थी स्टेट द्वारा कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है कि कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए अंडर SC/ST एक्ट, उसको हटा दिया जाए। तो इसी को डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा और जस्टिस BV नागरत्नम एंड SC शर्मा की बेंच थी जिन्होंने इसे डिसाइड किया है। इस केस का नाम था महाराष्ट्र वर्सेस शिप्रा कमलेश उकेम। दिस वाज द नेम ऑफ द केस। और इस केस के फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एक कपल होता है जो SC/ST कपल है, वो एक लैंडलॉर्ड के यहाँ रहते थे। वो किसी दिन घर के बाहर जाते हैं तो लैंडलॉर्ड का जो बच्चा है वो आता है और उनके पूरे डेटा को जो उन्होंने कलेक्ट करके रखा था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी डेटा की रिकवरी के लिए वो कंप्लेन फाइल करते हैं और उसके बाद उसके कंपनसेशन की डिमांड भी करते हैं। बेसिकली कपल जो है वो सेक्शन 15A 11D ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, उसके अंडर डिमांड करता है कि उन्हें प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में, प्रॉपर्टी डैमेज की डेफिनेशन में उन्हें कंपनसेशन भी दिया जाए। तो इसी के रिगार्डिंग इनिशियली प्रोसीजर होता है और जो DM होते हैं वो कंपनसेशन उन्हें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, अदर चीजों के लिए कंपनसेशन प्रोवाइड कर देते हैं। फिर कपल जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में जाता है और बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी बात रखता है कि जो प्रॉपर्टी है इसमें आप हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसको भी शामिल कीजिए, जिसके बाद डिसीजंस आते हैं। तो चलिए मैं बैकग्राउंड के साथ शुरू करता हूं कि ये पर्टिकुलर केस था क्या। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो दिस वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपहेल्ड किया है बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था दलित कपल को कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसे हम SC/ST एक्ट भी कहते हैं। और वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो अगर मैं पूरे केस की बात करता हूं तो यहां पे बात आती है डेफिनेशन कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है। यहां पे अगर प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है अंडर दिस एक्ट, क्या इस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये भी इंक्लूड होता है कि नहीं होता। ये पूरा जो केस था ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस शिप्रा कमलेश, ये इससे रिलेटेड था, दैट इज डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर SC/ST एक्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट बेसिकली नवंबर 2023 को अपना जजमेंट देता है और इस जजमेंट में वो प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में सेक्शन 15A में जो प्रॉपर्टी दे रखा है उसके डेफिनेशन में वो कह देता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इसका पार्ट है और उसी बेसिस पे वो कंपनसेशन अलाउ कर देता है। इसी चीज को BV नागरत्ना एंड सतीश चंद्र शर्मा की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, वो अपहोल्ड कर देती है और कहती है बिल्कुल कंपनसेशन अलाउ किया जाना चाहिए। अब इसका बैकग्राउंड क्या था उस पूरे केस का, जरा इसमें देखते हैं। तो देखिए होता क्या है, डॉक्टर शिप्रा कमलेश एंड डॉक्टर शिव शंकर दास, ये दोनों स्कॉलर थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, और इन्होंने कुछ डेटा कलेक्ट किया था। और ये डेटा कलेक्ट करके 500 सैंपल था, उन्होंने 500 सैंपल कलेक्ट किए थे एक सर्वे करके और अपने लैपटॉप में उससे सेव कर रखा था। ये कहते हैं कि ये किसी दिन अपने घर से बाहर जाते हैं और लैंडलॉर्ड का जो सन है वो उनके कमरे में आता है ताला तोड़ के
और उसके बाद उनका लैपटॉप चोरी करके ले जाता है और उनका पूरा डेटा जो है वो भी बेसिकली खत्म कर दिया जाता है। एंड जो लैंडलॉर्ड का बच्चा था वो अपर कास्ट से था, उसने चोरी की और इसी बेसिस पर उसने SC/ST एक्ट का यूज किया। SC/ST एक्ट बहुत ही पावरफुल एक्ट है अगर मैं बात करूं, बिकॉज इसमें बिना इंक्वायरी के ही आपके FIR हो सकती है आपके अगेंस्ट और जेल तक हो सकती है। मार्च 11 2022 को अगर मैं बात करता हूं तो हाई कोर्ट ऑर्डर करता है इस केस में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट टू कंप्लाई विद द इंक्वायरी, कि इंक्वायरी की जाए और जो भी कंप्लेन है कपल की उसको सुना जाए। इसके बाद इंक्वायरी चलती है एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी कपल जो है अपने 10 पॉइंट की डिमांड सबमिट करता है, जिसमें से एक डिमांड थी कि हमें कंपनसेशन दिया जाए फॉर द लॉस कॉज टू देम ड्यू टू डैमेज ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो डेटा लॉस हुआ है, देखिए एक स्कॉलर के लिए उसका डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो वो लॉस हुआ है उसके लिए उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। कमीशन अपनी इंक्वायरी कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद रिकमेंडेशन देता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को ऑफ नागपुर। अब रिकमेंडेशन के तहत क्या होता है कि कपल को कंपनसेशन देने की बात की जाती है एज पर SC/ST एक्ट विद इन 7 डेज, और ये कहा जाता है कि 7 दिन के अंदर आप कपल को कंपनसेशन दीजिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 5 लाख का कंपनसेशन अलाउ कर तो देता है, लेकिन फॉर वेरियस अदर डैमेजेस कॉज टू देम, बाकी जो डैमेजेस उन्हें कॉज हुए उसके लिए तो कंपनसेशन अलाउ कर देता है, लेकिन IP दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो डैमेज हुआ था उन्हें, इसके लॉस के लिए वो कंपनसेशन देने से मना कर देता है और डिनाई कर देता है। अब इसी चीज को लेके पिटिशनर्स जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉस के लिए, क्योंकि हमें डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी का। अब हाई कोर्ट की जब बात आती है तो स्टेट कहता है कि SC/ST एक्ट में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉस के लिए किसी भी SC/ST कम्युनिटी के पर्सन को डैमेज दिया जाए। अब यहां पे हाईकोर्ट के पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि वेदर द कपल वुड बी एंटाइटल्ड टू सच कंपनसेशन अंडर सेक्शन 15A ऑफ SC/ST एक्ट रेड विद रूल 4 एंड 5 ऑफ रूल 12 ऑफ द एट्रोसिटीज रूल। क्या इसके अंडर वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं? तो देखिए, जब क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 11 सेक्शन 15A की बात की जाए, मतलब 15A 11D, इसकी जब हम बात करते हैं तो यहां पे सिंपली क्या बात करता है, दैट इज स्टेट इज चार्ज विद द ड्यूटी टू प्रोवाइड रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ और इंजरी और डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी। डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी के डैमेज पे भाई स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब यहां पे देखिए कि डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी की बात कही गई है। फर्दर रूल 12 जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बात करता है और कहता है कि भाई इनके जो कंप्लायंसेस है उसको आप करने में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे कपल क्या आर्ग्यू करता है, वो कहता है कि जो वर्ड प्रॉपर्टी है, भाई यहाँ पे केवल डैमेज टू प्रॉपर्टी लिखा है, तो इस प्रॉपर्टी में एज पर 15A हमारा जो डेटा है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, इंटेलेक्चुअल राइट है, ये भी कवर होगा। ये बात कपल कहता है। अब इसके अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में स्टेट अपना पक्ष रखता है और स्टेट कहता है कि डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी में IP वाईपी कुछ नहीं होंगे, इसमें आप सिंपली टेंजिबल और फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कीजिए, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब कोर्ट ये सारी चीजें सुनता है और सुनने में के बाद क्या करता है, वो अपनी एग्जामिनेशन करता है और कहता है कि क्योंकि कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो दे नहीं रखी है, भाई एक्ट में कोई डेफिनेशन तो दे नहीं रखी कि प्रॉपर्टी का मतलब केवल यही होगा, केवल टेंजिबल प्रॉपर्टी होगा, इनटेंजिबल नहीं होगा, इसलिए कोर्ट इसको ब्रॉडर वे में डिफाइन कर देता है और कहता है कि SC/ST एक्ट के तहत जो प्रॉपर्टी का मतलब है वो टेंजिबल प्रॉपर्टी भी होगी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी भी होगी और IP भी इसके अंदर कवर होगा। ये बात कह दी जाती है। सो प्रॉपर्टी में एक वाइड मीनिंग दे दिया जाता है और एक वाइड एंड पर्पसफुल मीनिंग कि सब कुछ कवर होगा, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन दे नहीं रखी, इसलिए जनरल डेफिनेशन है प्रॉपर्टी की वही आप इसमें कंसिडर करेंगे। और इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नागपुर और कलेक्टर जो है उनको कह दिया जाता है कि आप क्वांटम ऑफ रिलीफ या कंपनसेशन प्रोवाइड करें पर्टिकुलर कपल को। अब इस चीज को लेके स्टेट जो है इसको चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्ली जब आती है तो डिसमिस हो जाती है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट भी बॉम्बे हाई कोर्ट की बात को अपहेल्ड करता है और कहता है कि बिल्कुल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में टेंजिबल इनटेंजिबल प्रॉपर्टी दोनों होगी और इसमें IP भी आप कवर करेंगे और इसी बेसिस पे उन्हें कंपनसेशन अलाउ कर दिया जाता है।
अब यहाँ पे देखिए जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो इस केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर पिटिशनर वर्सेस शिप्रा कमलेश, इसमें एंड अदर्स, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें एसएलपी एसएलपी के थ्रू बात होती है कि एसएलपी के थ्रू जाया जाता है बाय द स्टेट, दैट इज स्पेशल लीव पिटीशन। अब ये एसएलपी होता क्या है? देखिए एसएलपी की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसएलपी के बारे में बात करता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी एग्रीव्ड पार्टी एसएलपी, दैट इज स्पेशल लीव पिटीशन, फाइल कर सकती है अगेंस्ट एनी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन इंडिया। So any court and tribunal in India except those related to armed forces. आर्म्ड फोर्सेस के अलावा कोई भी कोर्ट ट्रिब्यूनल है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल है इंडिया में, उसके ऑर्डर, जजमेंट या डिक्री, मान लीजिए लोअर कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर से भी आप सीधा पहुंच सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के थ्रू। ये भी आपको हेल्प और प्रोविजन यहां से मिल जाता है। तो जब हम एसएलपी की बात कर रहे हैं तो ये एक डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है, मतलब डिस्क्रिशनरी है बेसिकली। ये किसका डिस्क्रिशन है? सुप्रीम कोर्ट का। ये आप एसएलपी फाइल तो कर सकते हैं लेकिन इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, और ये एक डिस्क्रिशनरी अपील मैकेनिज्म है, आप इसे कह सकते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं एसएलपी की, जो आर्टिकल 136 में दे रखा है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसएलपी क्या है? एसएलपी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखिए राइट्स की मैं बात करता हूं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड इसमें जब हम बात करें तो ओरिजिन ऑफ एसएलपी जो था हमारा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुआ है, जिसमें फ्रेज स्पेशल लीव टू अपील यूज किया गया था। स्पेशल लीव टू अपील यूज किया था और उसके बाद ही हम आर्टिकल 136(1) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एसएलपी को इजाद करते हैं। अब जब एसएलपी की हम बात करते हैं तो फाइलिंग ऑफ एसएलपी आर्टिकल 136 में होती है और टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने दिन में फाइल करना होता है। देखिए विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कोर्ट जजमेंट। जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाए, हाई कोर्ट के जजमेंट से विद इन 90 डेज और विद इन 60 डेज अगेंस्ट अ हाई कोर्ट ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू अपील। देखिए आपको सुप्रीम कोर्ट में जब अपील करना होता है हाई कोर्ट से ऑर्डर से, तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ अपील लेना होता है। अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ अपील देने से मना कर दे तो आप विद इन 60 डेज फाइल कर सकते हैं और जजमेंट के बाद विद इन 90 डेज में। अब देखिए इसमें आप क्रिमिनल और सिविल दोनों केसेस में आप एसएलपी के लिए जा सकते हैं। और हु कैन मेक एसएलपी? तो बेसिकली कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है वो एसएलपी फाइल कर सकती है फ्रॉम जजमेंट ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू ग्रांट अ सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, और किसी भी सिविल, क्रिमिनल या अदर मैटर से भी आप फाइल कर सकते हैं एसएलपी। अब ग्राउंड्स फॉर अपील ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कौन से ग्राउंड हो सकते हैं? सबसे पहले ग्राउंड ऑफ फाइलिंग की जब हम बात करते हैं तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स दे रखे हैं, जैसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात होगी, फैक्ट्स पे बात नहीं होगी। ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होना चाहिए, देन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड फोर्थ इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये चार चीजें अगर हैं तो आप एसएलपी फाइल कर सकते हैं। तो इसी के थ्रू एसएलपी फाइल होती है स्टेट द्वारा, और इसमें अल्टीमेटली जो जजमेंट आता है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो कपल है उसको रिलीफ दे दिया जाता है। और 15(1)(d) अगर हम इसकी बात करें तो 15(11)(d) ऑफ द SC/ST एक्ट 1989, इसके थ्रू जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इसके अंडर, इसकी डेफिनेशन में आईपी को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 टॉक्स अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR विदाउट प्रायर इंक्वायरी? ये आपके ऑप्शंस हैं, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए।